कि जो यंग एज है 20 से 35 के बीच में जो एज है ना, तो उसमें जो बॉडी पेन की समस्या बहुत ज्यादा हुई, आम हो गई। हमारे पास इतने गैजेट्स आ गए हैं, जैसे हम मोबाइल लैपटॉप घर पे भी इतने कन्वीनियंट है सब कुछ। फैन हमारे रिमोट वाले हो गए हैं। पहले लोग करते नहीं है, फिर इकट्ठा बैठ के उसको करते हैं। ऑफिस यूजर्स के लिए बोल रही हूँ मैं, तो स्टिल फिर लेट नाइट वर्किंग आवर्स पे काम करते हैं, इसीलिए ये पोस्चर इनकरेक्शन के कारण उनको बहुत सारी दिक्कत होती है। क्योंकि जब वर्क आपके पास ओवरलोड होता है तो आप खाने पे भी ध्यान नहीं देते हैं, बैठने पे भी ध्यान नहीं देते। यूथ की अगर हम बात करेंगे तो 12 से पहले सोता नहीं है और सुबह बहुत लेट तक सोता है ना। तो एक तो वो अपना स्लीप भी डिस्टर्ब कर रहा है, ऊपर से सुबह वो वॉक पे भी नहीं जा पा रहा है। और लोग जो नहीं जानते हैं वो उन्हीं को घर पे बुला के अपने फिजियोथेरेपी स्टार्ट करा लेते हैं। उससे उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है, जिससे फिजियोथेरेपी का स्कोप भी खराब होता है। वो और जो जीरो फिगर में कौन सा आता है? पिलो हमें बेसिकली अपनी नेक लाइन के नीचे लगाना है, बट लोगों को ये नहीं पता, लोग सर पे लगाई कभी इसे, है ना। आपको हार्ड मैट्रेस की एडवाइस करता है डॉक्टर, सॉफ्ट मैट्रेस पे बिल्कुल नहीं सोना है। सबसे अच्छा तो वैसे कॉटन बेड्स होते हैं जो पहले चलते थे, रुई के गद्दे, जो अब आजकल फैशन के हिसाब से बंद होते जा रहे हैं। हम डाइट की बात करेंगे तो लोग इतना खराब खाना खाने लगे। यूथ की अगर हम बात करेंगे, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की बहुत सारी कमी हो जाती है अर्ली एज पे। इम्पोर्टेंट होता है लोग अपने काम को समय पे नहीं करते। अगर हम टाइम से पहले चीजों को करने लगेंगे तो हमारा जो प्रोलॉन्ग सेटिंग है वो बच जाती है। डेली स्ट्रेचिंग, एक हेल्दी वॉक, न्यूट्रिशनल डाइट, ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वाइकल स्पाज्म, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, कोई इंजरी हुई है ट्रॉमा के कारण किसी एक्सीडेंट में, या कोई हाइट से फॉल की हिस्ट्री है, पैरालिसिस है, स्ट्रोक का अटैक आया है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फेमस वर्सेस में, और मैं हूं आपका होस्ट दिलीप कुमार। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्पोर्ट्स इंजरी और लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं। लेकिन सही मार्गदर्शन और सही उपचार से इन समस्याओं को जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो ये स्वागत कीजिए फिजियोथेरेपिस्ट मीनाक्षी शर्मा जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। अच्छा मैम, जैसे कि आपने ये फिजियोथेरेपिस्ट का जो करियर है वो आपने कब चुना और क्यों? ये मेरी मदर को एक्चुअली 2001 में शार्टिंग नर्व कंप्रेशन हुआ था, तो हम उनके ट्रीटमेंट के लिए, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए थे। वहाँ हमने उनकी 10 डेज रुक कर फिजियोथेरेपी कराई थी, क्योंकि उस टाइम उरई में ये सर्विसेज उपलब्ध नहीं थी। उसी टाइम से फिर हमने डिसाइड किया है कि हम फिजियोथेरेपी वो छोटी जगह में स्टार्ट करेंगे। तो फिर आफ्टर 12th के बाद फिर मैंने इसका एंट्रेंस दिया, मुझे कॉलेज मिल गया। उसके बाद फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वैकेंसी आई। अच्छा मैम, आप आजकल जिस तरह के मरीज जो हैं, आपके पैसे पेशेंट्स हैं, वो समस्या लेकर आते हैं कि हाँ इस तरह की समस्या रहती है। यूजुअली हमारे पास पेन की ही पेशेंट आता है, जो बहुत सारे ऑर्थोपेडिशियंस को दिखा चुके होते हैं, या बहुत सारी दवाइयों पे बहुत सारे प्रिस्क्राइब करे हुए होते हैं, तो बाहर दिखा लेते हैं। ग्वालियर हो गया या लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वहां से उनको फिजियोथेरेपी एडवाइस करती जाती है, क्योंकि वो उरई से बिलोंग करते हैं, तो यूजुअली वो यही फिजियोथेरेपी कराते हैं। मेनली आजकल सर्दी क्योंकि अभी गई है, तो इसके कारण हमारे पास सर्वाइकल स्पाज्म, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, इसी तरह के पेन। ये ऐसा होता है कि इसको जो ये जम जाता है इसमें, ये तो होता है। जी, फ्रोजन शोल्डर में मतलब कंधे में दर्द रहता है पेशेंट को, और ये पेन एक्चुअली रात में ही बढ़ता है, क्योंकि दिन में तो मूवमेंट होता रहता है थोड़ा बहुत, तो उससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मेंटेन रहता है। अच्छा, मैंने देखा है बहुत से लोग ना जो इसके दर्द की गोली खा लेते हैं और कुछ टाइम पे तो उन्हें रिलीफ मिल जाता है, लेकिन फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली पेन किलर्स का रोल ये रहता है कि वो टालना है। जब आप ले रहे हैं तो आपको रिलीफ है, जब आप नहीं लेंगे तो वो पेन तो होगा। तो वो बेसिकली रूट कॉज पे काम नहीं करता है, वो आपके इंडिकेशंस पे काम करता है। जैसे आपको दर्द है तो आपने दवाई ले ली, तो उसने थोड़ी देर के लिए दर्द को खत्म कर दिया। फिजियोथेरेपी में रूट कॉज पे काम होता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ। फिजियोथेरेपी में हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि प्रॉब्लम किस कारण की वजह से है, और पर्टिकुलर हम उस कारण को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा,
तो ऐसा कहा जाता है कि ब्लॉक के शुरुआती नशा है, सच होता है ये? हाँ, ऐसा भी होता है। मूवमेंट बेसिकली क्या होता है कि जॉइंट में मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट उसका अगर होता रहेगा तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मेंटेन रहता है। बट फिजियोथेरेपी उन्हीं केसेस में बताई जाती है जहाँ मूवमेंट नहीं होता। जैसे हम लोग करवट से सोते हैं, तो एक एक्सेस प्रेशर हमारे जॉइंट पे रहता है। जब उस पे प्रेशर रहता है तो नसों पे भी दबाव पड़ता है, जॉइंट पे भी दबाव पड़ता है, तो धीरे-धीरे एक ही करवट सोने से हमें सूजन आने लगती है। इसीलिए फिर फ्रोज़न शोल्डर में फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल। अच्छा मैम, तो इसका मतलब है कि जो सोने का जो पोस्चर है, वो भी इतना सही होना चाहिए जब सोते हैं? सोने का तो किस तरह सोना चाहिए? सोने के लिए हमें बेसिकली पिलो हमें बेसिकली अपनी नेक लाइन के नीचे लगाना है, बट लोगों को ये नहीं पता, लोग सर पे लगाई कभी इसे, है ना? तो तकिए कहाँ प्लेस करना है ये इम्पोर्टेंट है। हमारा मैट्रेस कैसा होना चाहिए, जैसे बहुत सॉफ्ट मैट्रेस पे नहीं सोना चाहिए, मैट्रेस हार्ड होना चाहिए, है ना? और आपको अपनी पोजीशनिंग बार बार चेंज करते रहना चाहिए। एक ही पोस्चर में सोने से भी दिक्कत हो जाती। सॉफ्ट मैट्रेस जो होते हैं वो तरह के आते हैं, जिसमें तो स्प्रिंग लगा होता है, जी। तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या फिर नॉर्मल वाली? नहीं, आपको हार्ड मैट्रेस की एडवाइस करता है डॉक्टर। सॉफ्ट मैट्रेस पे बिल्कुल नहीं सोना है। सबसे अच्छा तो वैसे कॉटन बेड्स होते हैं जो पहले चलते थे रुई के गद्दे, जो अब आजकल फैशन के हिसाब से बंद होते जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब वही जो टफ हो हाँ, तो हार्ड वो बेहतर। अच्छा मैम, जैसे कि आजकल एक आम बात है कि जो यंग एज है 20 से 35 के बीच में जो एज है ना, तो उसमें जो बॉडी पेन की समस्या बहुत ज़्यादा वेट आम हो गई है, ऐसा क्यों है? सर, वो सब कुछ इनएक्टिविटी की वजह से है। हमारे पास इतने गैजेट्स आ गए हैं, जैसे हम मोबाइल लैपटॉप की बात करें, दूसरी बाइक्स की बात करें, तीसरा घर पे भी इतने कन्वीनियंट है सब कुछ। फैन हमारे रिमोट वाले हो गए हैं, लाइट्स रिमोट वाली हो गई। इस पे तो लोगों का फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गया है। लोग वॉक नहीं करते। जैसे हम यूथ की बात करेंगे तो 20 से 35 साल के लोग वॉक पे आपको मिलेंगे ही नहीं, है ना? वो उनको लेट नाइट जगना रहता है और ये बात तो समस्या है, ये आजकल एक आम हो गया है जी। कि पहले तो मोबाइल पे हम अपडेट करना है और टाइम एक बज जाता है और मुश्किल है कि आप जल्दी उठ जाए। ये है कि ये बेसिकली फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से बढ़ा है। अच्छा, जैसे मैम जो बैक पेन है या लेग पेन है, तो इसका जो मेन रीजन क्या है, सिर्फ यही है? नहीं, बहुत मेडिकेटेड रीजन भी होते हैं, बट यूथ में रीजन इनएक्टिविटी ही है। इनएक्टिविटी, गलत पोस्चर, पुअर डाइट। जैसे हम डाइट की बात करेंगे तो लोग इतना खराब खाना खाने लगे हैं। यूथ की अगर हम बात करें, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की बहुत सारी कमी हो जाती है अर्ली एज पे ही। और फिर उसी के कारण जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, वो दिक्कत वो ट्रांसफॉर्म्ड होने लगती है। पहले डिफिशियंसी, फिर वो बीमारी में तब्दील हो जाती है। हाँ, जैसे ये जो आपने बात कही है पोस्चर की, तो किस तरह से बैठना चाहिए जब आप पढ़ते हैं या फिर एक्चुअली आपका जो बेस ऑफ द टेबल होना चाहिए वो आपकी एल्बोज पे होना चाहिए। एल्बोज पे रहेगा तो आपकी जो भी लैपटॉप या स्क्रीन है मोबाइल का वो बिल्कुल सामने रहेगा, तो आप आईज से उसको देख सकते हैं। बेसिकली हम लोग इस तरह से रखते हैं और गर्दन नीचे करके उसको देखते हैं। तो ये दर्द भी हो रहा हाँ, तो यही बेसिक रीजन होता है। पोस्चर का मतलब होता है हमें प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है। हर 45 मिनट्स के बाद हमें अपनी सिटिंग को चेंज करना है है? अच्छा, या एक ब्रेक दे देना है। अच्छा, ये तो फिर एक जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो आजकल लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो उसपे भी ये होता है कि वो 3-3 4-4 घंटे लगातार एक ही एक ही जगह बैठे रहते हैं, ये दिक्कत बेसिकली होने लगती है, जकड़न होने लगती है। जो आजकल हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं कि मैडम हमने रात में ऊंचा तकिया लगा लिया या हमने गर्दन झुका के पढ़ लिया तो हमें प्रॉब्लम हो गई। तो बेसिकली यही है, प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइडेड रहती है हर किसी की, क्योंकि आप एक्टिव पोस्चर में बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, है ना? आप एक 45 मिनट्स के सेशन के बाद आपको थोड़ा सा 5-7 मिनट का ब्रेक ले लेनी चाहिए। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चंस आपके पास जाते हैं तो फिजियोथेरेपी में आप क्या करती हैं, मतलब अगर आसान भाषा में अगर समझाएं तो? ये पूरा डिपेंड करता है केस क्या है, क्योंकि फिजियोथेरेपी में भी पेशेंट आपके पास सिर्फ दर्द की तकलीफ लेके आता है, फिर आपको उसके एक्सरेज, एमआरआईज वगैरह देखनी पड़ती है कि किस लेवल की इंजरी है, किस लेवल की डिजीज है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ मोडालिटी ट्रीटमेंट भी करते हैं और कुछ मतलब एक्सरसाइजेज भी कराते हैं। अगर हमें मतलब कुछ स्पोर्ट्स इंजरी के भी पेशेंट्स आते हैं, जैसे किसी को लिगामेंट टियर है या कोई किसी को मसल स्ट्रेन है, तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज होती है। हम उनकी मसल्स की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। उससे क्या होता है कि लंबे समय तक उनकी मसल में स्ट्रेंथ आती है और वो धीरे धीरे उस बीमारी से रिकवर कर जाते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि केस कैसा है।
इसमें मश जैसे मैं बहुत देखा है ना, एक समस्या मैंने देखी है कि लोगों को ये जिस साइड पेन ज्यादा होगी। जी शैटिंग नर्व कंप्रेशन कहते हैं। अच्छा, तो इसका इलाज है कि नहीं कि बिल्कुल इलाज है, बट स्टिल इलाज के साथ प्रिकॉशन भी है। लोग प्रिकॉशन नहीं करते, जैसे ये पीआईवीडी की कंप्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको स्क्वाट्स में नहीं बैठना है, घुटने मोड़ के अच्छा सुनते मोड़ और आगे की तरफ झुक के कोई वजन सामान नहीं उठाना है। ये परहेज आपको फिजियोथेरेपी में भी बताए जाते हैं, और जो डॉक्टर आपके जो ऑर्थोपेडिशियंस होते हैं जो आपका इलाज कर रहे होते हैं वो भी सेम परहेज बताते हैं। अच्छा, हाँ तो ये इसमें सही हो सकता है मतलब? बिल्कुल, ये क्योरेबल होता है, और बस यही है कि पेशेंट को सारे परहेज को चलते करके करना चाहिए। एक्सरसाइजेस टाइम से करना चाहिए, वॉक टाइम से करना चाहिए, आगे झुकना बंद कर देना चाहिए जब तक दिक्कत है। फिर जैसे जैसे आप रिकवर हो जाते हैं उसके बाद आप थोड़ा बहुत झुक भी सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि अगर लोगों को एक अंतर बताया जाए फिजियोथेरेपी में और जिम ट्रेनिंग में, तो क्या होता है, मतलब कितना अंतर होता है उन दोनों में? बहुत डिफरेंस होता है। लाइक फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो एक सर्टिफाइड डिग्री होल्डर्स होते हैं। हम लोगों का एक कोर्स होता है बीपीटी का 4.5 साल का, उसके बाद मास्टर्स होता है। किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में हम लोग को स्पेशलाइजेशन करना होता है। बाकी हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या बीमारी है, किस टेंडन पे स्ट्रेन आया है, किस पता होता है एक्चुअली किस पॉइंट पर हाँ, तो हम लोगों को ये सब बॉडी एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, तो हम लोगों को सारी चीजें पता होता है। जिम ट्रेनर बेसिकली एक हेल्दी आदमी को ट्रेन करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए, जिसका पर्पस अलग अलग होता है। कभी बॉडी बिल्डिंग होता है, कभी वेट लॉस होता है, पेट कम करना। हाँ मतलब ये सब चीजें हैं। तो जिम ट्रेनर बेसिकली डायग्नोज नहीं कर सकते, वो ट्रीट नहीं कर सकते। हम लोग डायग्नोज भी करते हैं और ट्रीट भी करते हैं। किन लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए? किसी को अगर कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, कहीं पे पेन है जो बहुत दिन से वो दवाई खा रहे हैं और नहीं जा रहा है, कहीं कोई नंबनेस है, सुन्नपन जिसे कहते हैं, हाँ जी, और क्या कहते हैं, कोई इंजरी हुई है ट्रॉमा के कारण किसी एक्सीडेंट में, या कोई हाइट से फॉल की हिस्ट्री है, तो इन सब लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। पैरालिसिस है, स्ट्रोक का अटैक आया है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, इन सब में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अब तो ऑर्थोपेडिशियंस इतने अच्छे हो गए हैं या सर्जन्स इतने अच्छे हो गए हैं कि वो जो भी केसेस होते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है वो एडवाइस करते हैं। एडवाइस करता है। हाँ जी। अच्छा मैम, जैसे कि ऑफिस जो वर्क करते हैं, जितने भी लोग हैं, तो वो कौन सी ऐसे हार्मफुल हैबिट्स को अपना लेते हैं, इससे उनकी बॉडीज और ज्यादा पेनफुल हो जाती है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लोग अपने काम को समय पे नहीं करते। एक्चुअली अगर हम टाइम से पहले चीजों को करने लगेंगे तो हमारा जो प्रोलॉन्ग सेटिंग है वो बच जाती है, लेकिन स्टिल पेंडेंसी डली रहती है। पहले लोग करते नहीं है, फिर इकट्ठा बैठ के उसको करते हैं। ऑफिस यूजर्स के लिए बोल रही हूँ मैं, तो स्टिल फिर लेट नाइट वर्किंग आवर्स पे काम करते हैं, इसीलिए ये पोस्चर इनकरेक्शन के कारण उनको बहुत सारी दिक्कत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि डाइट, क्योंकि जब वर्क आपके पास ओवरलोड होता है तो आप खाने पे भी ध्यान नहीं देते हैं, बैठने पे भी ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास मिलता है, तो वो एक ड्यूरेशन कितनी होती है कि उसका जो जो पेन है वो खत्म हो जाता है? ऐसा सर ये भी केस पे डिपेंड करता है। केस पे इम्प्रूवमेंट तो आपको फर्स्ट सेकंड सिटिंग से ही लगने लगता है, बट स्टिल वो कितने दिन में खत्म होगा या ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगा, ये सब डिपेंड करता है केस पे। और क्या आप मेडिसिन भी रिकमेंड की जाती है? नहीं नहीं, इसमें कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन कुछ भी रिकमेंड नहीं की जाती। सिर्फ बॉडी स्ट्रेचिंग और कुछ मोडालिटी और मैनिपुलेटिव टेक्निक से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। जैसे कि कहा जाए ना, आजकल की जनरेशन जो है बहुत कम या फिर जिम में जा रही है या फिर वर्कआउट कर रही है, तो डेली स्ट्रेचिंग कितनी जरूरी है उनके लिए? सबसे ज्यादा उनके लिए नहीं, सभी के लिए वर्कआउट जरूरी है। डेली स्ट्रेचिंग, एक हेल्दी वॉक, न्यूट्रिशनल डाइट, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नहीं करते हैं उनको बाद में लंबे टाइम तक फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियंस को दिखाना पड़ता है। जैसे स्लीपिंग पोस्चर की हम आपने बात की थी ना, तो सबसे पहले कुछ लोगों को मैंने देखा है ना कि थोड़ा लेफ्ट में लेट होकर सो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा देर तक लेफ्ट में राइट में ही सोते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि बिल्कुल किस पोस्चर में होना चाहिए एग्जैक्टली? सबसे इम्पोर्टेंट है बदलते रहना चाहिए। अच्छा। स्टिल एक ही पोस्चर रात में मालूम नहीं पड़ता ना कि हम किस पे है। नहीं, रात में आप, यही एक अच्छी बात है कि रात आप एक पोस्चर सो ही नहीं सकते। हाँ।
वो तो ऐसा है कि कुछ लोग हैं जैसे मोबाइल देखते देखते एक ही करवट सो गए तो बात अलग होती है, बट स्टिल हमारा बॉडी का ये है कि हम बार बार चेंज करते रहते हैं पोजीशन। अच्छा। बेसिकली हम हमें जबरदस्ती एक ही पोजीशन में बैठाना पड़ता है। जैसे जब हम काम करते हैं, जो ऑफिस यूजर्स होते हैं वो जबरदस्ती एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं लंबे समय तक। वैसे तो हमारी बॉडी की ये टेंडेंसी है कि वो एक जैसी थोड़ी देर तक रह ही नहीं सकती। हर थोड़ी देर में हम लोगों को बॉडी मूवमेंट करना जरूरी होता है। हाँ, वो हो भी जाता है और अजीब अजीब फील होता है ना। जी। अच्छा, जैसे कि जैसे मैंने आपसे पूछा था कि फिजियोथेरेपिस्ट जैसे कि अब देखा जाए तो ट्रीटमेंट में जो टाइमिंग है, टाइमिंग को लेकर हमेशा एक बात की जाती है। तो रिजल्ट दिखने में क्या कितना समय लग जाता है? यही है, मैंने आपको बताया कि जैसा सीवियरिटी है, जैसे स्टिल जैसे हम कंधे की बात करें तो कंधे का पेशेंट कभी 2 ढाई महीने से पहले डॉक्टर को दिखाता ही नहीं है। हाँ, कभी-कभी तो ऐसा रहता है कि 2-3-3 साल तक वो वियर करते रहते हाँ, हैं दर्द अब क्या है जब रेंज जिस हिसाब से लॉक है, मान लीजिए किसी का 30% 30 डिग्री लॉक है, तो उसको हम लोग 10 दिन में खोल देते हैं। तो मान लीजिए कुछ 70% है तो हमें 1 महीना भी लग जाता है। फिर उसके बाद पेशेंट पे भी डिपेंड करता है, पेशेंट कोऑपरेटिव कितना है। अच्छा। जैसे कुछ लोगों के फिजियोथेरेपी को लेके कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि बस मोडालिटी ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, एक्सरसाइजेस करने में वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। अच्छा, मतलब घर में करनी चाहिए जो वो आप ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो जो भी आपको बता रहा है तो आपको उसको स्टिल घर पे जाके रिपीट करना है। अच्छा, उनके लिए क्या घर का काम करना जैसे आमतौर पर देखा जाता है ना कि जैसे औरतें हैं, उन्हें दर्द भी हो रहा है और वो काम भी कर रही हैं, तो उनका काम करना क्या वो दर्द को बढ़ा देता है? ऑब्वियसली बढ़ाता है। दर्द के साथ आप किसी भी मूवमेंट को कर रहे हैं तो वो उसको इन्हांस ही करेगा। अच्छा मैम, पेन किलर और फिजियोथेरेपी में क्या अंतर है? कौन ज़्यादा सही से रिलीफ दे सकता है? सर ऑब्वियसली अगर हम पेन की बात करेंगे तो पेन किलर ही सही से रिलीफ देता है, बट स्टिल वो रिलीफ शॉर्ट टर्म रहता शॉर्ट टर्म। है ना। फिजियोथेरेपी रूट कॉज पे काम करता है कि बीमारी किस कारण से है, और पेन किलर सिर्फ दर्द को खत्म करता है। आप पेन किलर लेंगे आपको 3-4 घंटे रिलीफ रहेगा, बट फिजियोथेरेपी अगर आप ले रहे हैं तो आपको 15 डेज में वो पूरा पेन ही खत्म हो जाए। अच्छा, फिजियोथेरेपी जब करवाते हैं तो मशीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं या फिर एक्सरसाइजेस जो ये रिकमेंड की जाती हैं? दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अगर लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन है, कोई लिगामेंट इंजरी है, कोई स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन है, तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज का स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग में बहुत रोल रहता है। और अगर नॉर्मल कमर दर्द है, घुटना दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, तो इनमें मोडालिटी के साथ साथ एक्सरसाइजेस का रोल रहता है। अच्छा मैम, वेट और स्लीप अगर हम दोनों की बात करें तो बॉडी पेन के लिए सबसे ज़्यादा करेक्शन किस में होता है? मतलब क्या ज़रूरत ज़्यादा? दोनों ही बहुत जरूरी हैं। वेट का ये है कि वेट जितना ज्यादा होगा पेशेंट का उतना उसको बॉडी पेन ज्यादा होगा, क्योंकि वो ओवर प्रेशर क्रिएट करता है आपकी नेक पे, बैक पे, नी पे, शोल्डर्स पे, है ना। आपको उठने बैठने में हर चीज में परेशानी होती है। इसका ये भी इनहेंस करता है पेन को। और स्लीप अगर आप अच्छी नहीं ले रहे हैं, एटलीस्ट मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप हर पर्टिकुलर इंसान को जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग स्लीप अच्छी नहीं लेते हैं। यूथ की अगर हम बात करेंगे तो 12 से पहले सोता नहीं है और सुबह बहुत लेट तक सोता है ना। तो एक तो वो अपना स्लीप भी डिस्टर्ब कर रहा है, ऊपर से सुबह वो वॉक पे भी नहीं जा पा रहा है, तो फिजिकल इनेबिलिटी भी हो रही है। क्या एक ऐसा कोई पैमाना है कि पर्टिकुलर वेट किस एज पर होना चाहिए? हाँ, ये सब बीएमआई के हिसाब से ही होता है। आपकी एज और हाइट, ये दोनों पे ही आपका वेट डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ एग्जांपल अगर आप दे सकते हैं तो? जैसे मेरी हाइट 5'1" है, मेरी एज 38 इयर्स है, मेरा वेट 53 to 56 केजी तक नॉर्मल रहेगा। अच्छा। बट इसके बाद ऊपर अगर मैं जा रही हूँ तो मैं ओवर वेट हूँ, और इसके नीचे अगर मैं जा रही हूँ तो मैं अंडर वेट हूँ। वो और जो ज़ीरो फिगर में कौन सा आता है? जीरो फिगर में अंडर वेट ही आता है। अच्छा, अंडरवेट ही आता है। तो मैम, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा सजेशन दें जो उनकी लाइफ को थोड़ा चेंजमेंट कर दे या फिर कुछ बदलाव लाए उनकी लाइफ में। हाँ, मेरा सबसे यही सजेशन है कि जो भी आप फिजियोथेरेपिस्ट चुनते हैं उसको देख कर चुने। सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से ही फिजियोथेरेपी कराना बेटर होता है। जो आजकल जैसे कोई भी जाके फिजियोथेरेपी करने लगता है या एक्सरसाइजेस करने लगता है,
इस तरह से बिल्कुल ना करें। आप बाकायदा चेक करें कि आप किसी सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के कॉन्टैक्ट में हैं, और अगर आपको लग रहा है कि वो सर्टिफाइड नहीं है तो प्लीज़ मेरी सबसे यही गुज़ारिश है कि प्लीज़ उसको तुरंत ये स्टॉप करें और एक अच्छा-सा सर्टिफाइड थेरेपिस्ट ढूँढें और उससे हाँ, फिजियोथेरेपी बेहतर है इससे, क्योंकि ऐसा ना हो कि पेन कम करने से ज़्यादा बड़ा बढ़ जाए। उनको नॉलेज नहीं होती है। एक्चुअली क्या है, जैसे जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हमारे अंदर अंडर काम करते हैं, उनको हम लोग एक गाइडलाइन देते हैं कि किस पेशेंट को कैसे देखना है, कितनी सी इंजरी की सीवियरिटी है। ये आजकल ये आपको एक ट्रेंड थेरेपिस्ट ही बता सकता है। जो हम लोगों के जो इंटर्नीज होते हैं या जो हम लोगों के जूनियर्स हमारे साथ काम करते हैं, उनको हम लोग प्रोटोकॉल सेट करके देते हैं। और लोग जो नहीं जानते हैं वो उन्हीं को घर पे बुला के अपने फिजियोथेरेपी स्टार्ट करा लेते हैं। उससे उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है, जिससे फिजियोथेरेपी का स्कोप भी खराब होता है। लोगों को लगता है कि उन्होंने गलत तरीके से करा दी, इस वजह से हमें फिजियोथेरेपी से नुकसान हो गया। मैम, आपने जिस तरह से आज हमें ये समझाया कि हमारा शरीर जो है वो हमारी असली पूंजी है और उसका सही ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपकी बातें निश्चित रूप से हमारे जो ऑडियंस है अब उन तक पहुंचेगी और वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। थैंक यू। तो और मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए।